Hello everyone. This is the video number 2 of Ind AS 116 which talks about leases and lease के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल पार्ट 1 में मैंने आपको जैसा बोला था ये रिवीजन लेक्चर पूरा एग्जॉस्टिव कवरेज है in terms of all the questions and all types of questions which have been asked previously in the final exams और हमने पार्ट 1 में इन द बुक्स ऑफ लेसी का पूरा केसेस सारे के सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए थे, कंसेप्ट पूरा कवर कर लिया था. नाउ वी आर मूविंग अहेड ऑन दी इन द बुक्स ऑफ लेसर एंड जो भी पेंडिंग पार्ट था इंड AS 116 का. मैं आपको पहले भी बोला था आपको सिंपल FR में 50 से 70 मार्क्स के बीच में चाहिए तो आपको कुछ ही चीजें फॉलो करनी है. 2 बार ये रिवीजन वीडियो देख लो और जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए उनको लिख कर सॉल्व कर लीजिएगा. आपको FR में 60 नंबर आराम से आएंगे दोस्त. ये बहुत श्योर शॉट है, मैं आपको बहुत एग्जॉस्टिवली बोल रहा हूं. ठीक है, भाई पर ट्रस्ट रखो, सभी चीजें हो जाएंगी, है ना. नाउ इन द बुक्स ऑफ लेसर अब यहां पर अकाउंट्स में मैंने आपको बताया था इस पूरे इंड AS में 4 चीजें हैं. 4 चीजें क्या है? ओवरव्यू ऑफ द स्टैंडर्ड जब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ये देखिए हमने पढ़ लिया इन द बुक्स ऑफ लेसी. अब इसमें बचता है इन द बुक्स ऑफ लेसर, सेल्स एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन एंड फर्स्ट टाइम एडॉप्शन. फर्स्ट टाइम एडॉप्शन मतलब ट्रांजिशनल प्रोविजंस जो आपके मॉड्यूल में गिवन है. ठीक है, हम इन तीनों चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे और खत्म करने की कोशिश करेंगे. आ जाते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसर के केस पे. इन द बुक्स ऑफ लेसर के केस में मैं आपको लेके चल रहा हूं. सबसे पहले 2 चीजें ध्यान रखनी है. लेसर कौन होता है सर? लेसर जो ओनर होता है एसेट का. अभी तक लेसी की बुक्स में हमने काउंटिंग कर ली. लेसी कौन होता है? जिसके पास राइट टू यूज दी एसेट आता है ना. ओके, नाउ पॉइंट इज नाउ व्हाट वी आर डूइंग इन द बुक्स ऑफ लेसर. मैं आपको ले चलता हूं नोट्स के पेज नंबर, हैंड रिटन नोट्स के पेज नंबर 46 पे. ठीक है, इन द बुक्स ऑफ लेसर 2 केसेस हैं. पहला केस है एसेट इज ट्रांसफर्ड विथ सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड. आप ओनर हैं एसेट के और आपने जो एसेट है उसको ट्रांसफर कर दिया अलोंग विद द रिस्क एंड रिवॉर्ड. ठीक है, अगर आपने एसेट को ट्रांसफर किया है अलोंग विद द रिस्क एंड रिवॉर्ड तो ये हो जाएगी दोस्तों कौन सी लीज? फाइनेंशियल लीज, फाइनेंस लीज. लेकिन अगर आपने एसेट को ट्रांसफर किया है विदाउट सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड, आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं किया लेकिन एसेट को ट्रांसफर कर दिया सामने वाले पे, तो ये हो जाएगा आपके लिए ऑपरेटिंग लीज. ठीक है, अब ऑपरेटिंग लीज का मैं बता देता हूं कि कैसे आपको पता लगेगा कि ऑपरेटिंग लीज है. तो सिंपली उन्होंने बोला है कि इंडिकेटर्स ऑफ ऑपरेटिंग लीज क्या है कि भैया पहली बात तो ये फाइनेंस लीज नहीं होनी चाहिए, मतलब ये नॉन फाइनेंस लीज होनी चाहिए. नॉन फाइनेंस लीज है तो इसको कैसे अपन अकाउंट फॉर करेंगे? सिंपल, लीज रेंटल इनकम शुड बी अमोर्टाइज्ड टू प्योरल इन SLM मेथड. मतलब सेम तरीके से जिस तरीके से हमने स्मॉल वैल्यू ऑफ आइटम्स की अकाउंटिंग करी थी इन द बुक्स ऑफ लेसी, वैसे ही हम ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग करेंगे. ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग कब होगी? जब हमने एसेट ट्रांसफर कर दिया विदाउट सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स. ओके, नाउ द पॉइंट इज कि व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज. फाइनेंस लीज का इंडिकेटर क्या होगा एज पर इंड AS 116? तो आपके मॉड्यूल में ये चार्ट दिया है, इसी चार्ट को मैं आपको कवर करा देता हूं. 5 कंडीशंस हैं, 5 कंडीशंस को ध्यान रखना है. अगर ये 5 कंडीशंस हैं क्वेश्चन में गिवन है, इनमें से कोई भी कंडीशन गिवन है तो आप ये मान के चलना दोस्तों कि ये कौन सी टाइप की लीज है? ये फाइनेंस लीज हो जाएगी. और ये जब फाइनेंस लीज हो जाएगी दोस्तों तो फिर आपको अकॉर्डिंगली फाइनेंस लीज का ट्रीटमेंट करना है. सर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑपरेटिंग या फाइनेंस लीज होता है? नहीं, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ भी नहीं होता. आपको लीज का क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी आर मूविंग अहेड. सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन ओनरशिप. भाई लीज ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म. पहली कंडीशन क्या है? पहला इंडिकेटर क्या है कि जब एसेट को जो असेट ट्रांसफर किया जा रहा है, जो लेसर असेट ट्रांसफर कर रहा है, वो लीज टर्म के बाद में लेसी के पास उसकी ओनरशिप चली जाए. तो ओनरशिप ऑफ द असेट ट्रांसफर टू लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन, लेसी के पास ऑप्शन है टू परचेज द असेट. मतलब उसको आपने एक्सरसाइज ऑप्शन डे 1 पे ही दे दिया.
डे वन पे ही एट द बिगिनिंग डेट आपने ऑप्शन दे दिया और डे वन पे ही ऐसा इंडिकेशन आ गया लेसी की तरफ से कि वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। तो पहली वाली कंडीशन क्या है कि आपने ओनरशिप ऑफ द एसेट ट्रांसफर कर रहे हो लीज टर्म के बाद में, और दूसरी कंडीशन क्या है, आपने उसको एक्सरसाइज ऑप्शन दिया और डे वन पे ही सर्टेन है कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा बाय द लेसी। ओके, लीज टर्म is for the major part of the economic life of the asset even if the title is not transferred। मान लो substantial risk and reward transfer नहीं हुआ, लेकिन मान लो किसी पीपी जिसको आपने लीज पे दिया है उसकी वैल्यू ही 10 साल की है और आपने उसका लीज टर्म ही 9 साल 8 साल 10 साल रखा है, तो फिर तो वो फाइनेंस लीज है, मतलब उसकी सब्सटेंशियल मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट तो वो लीज पे ही था। ये बात समझ में आ रही है? ओके, डे वन पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल लीज पेमेंट्स इक्वल्स टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। डे वन पे आप जब लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो तो लीज लायबिलिटी का जो प्रेजेंट वैल्यू है लीज पेमेंट्स का वो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट के बराबर आ रहा है, सब्सटेंशियली ऑल। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये फाइनेंस लीज हो जाएगी। मतलब देखो 4 कंडीशन अपन ने सीख ली। ओनरशिप ऑफ द एसेट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ द लीज टर्म टू द लेसी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था कि सर डे वन पे ही आपने उसको ऑप्शन दे दिया, डे वन पे ही ऑप्शन दे दिया एक्सरसाइज ऑप्शन, और डे वन पे ही लेसी ने सर्टेन कर दिया कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। तीसरा, मेजर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट लीज टर्म में ही चली गई तो भी एक तरह से फाइनेंस लीज हो जाएगा। डे वन पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल लीज पेमेंट्स इज इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। और लास्ट पॉइंट है द एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर that lessee can use it without major modification। एसेट कोई स्पेशल नेचर। सर ये 5 कंडीशन आपको गिवन होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये फाइनेंस लीज है, अदरवाइज कौन सी लीज हो जाएगी, ऑपरेटिंग लीज। सर फाइनेंस लीज का ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो स्टेप नंबर 1 में अपने को कैलकुलेट करना है दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ लीज रिसीवेबल्स। लीज रिसीवेबल क्यों, क्योंकि ये बुक्स ऑफ लेसर है। लेसर कौन है, जिसको पेमेंट लीज पेमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने भी लीज रेंट्स हैं वो रिसीव हो रहे होंगे वो उनका टोटल कर लो और डिस्काउंटिंग फैक्टर देख लो डे वन पे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है उसको भी ले लीजिए, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू और उसका भी डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। इन दोनों का टोटल कर दोगे तो आपका लीज रेंटल और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू का जो टोटल आएगा उसको अपन बोलते हैं मिनिमम लीज पेमेंट्स, मिनिमम लीज पेमेंट्स या मिनिमम लीज रेंटल्स। ठीक है, और ये प्रेजेंट वैल्यू में भी आ जाएगा उसका टोटल। इसके बाद इसमें अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी ऐड कर दो, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू का भी डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू कर दो, तो ये जो आ गया ये इसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। अब टोटल अमाउंट बिफोर कंसीडरिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर जो आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और आफ्टर कंसीडरिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर कहलाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। तो और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे अनअर्न्ड इनकम फॉर द लेसर। अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है ये इनकम डिफरेंस की वजह से आ रही है, ये कोई कमाई नहीं गई है। ठीक है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से डिफरेंस आ रहा है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल एसेट कहलाएगा, और उसकी अकाउंटिंग एसीएम मेथड से होगी। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, फाइनेंशियल एसेट कहलाएगा। समझ में आई बात? ओके, तो ये जो अमाउंट है ये क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल एसेट। ओके, अब सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्वेश्चन में कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स डिवाइड बाय फेयर वैल्यू इनटू 100, ये निकालना, इन दोनों का रेशियो निकालना। और अगर ये 90% या उससे ज्यादा है, मोर देन 90% या मिनिमम 90% है, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी। अदरवाइज क्या हो जाएगा, सॉरी फाइनेंस लीज हो जाएगी। एफएल मतलब फाइनेंस लीज हो जाएगी, अदरवाइज ये क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग लीज, है ना। क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट याद है आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दी लीज पेमेंट्स अमाउंट्स टू एटलीस्ट सब्सटेंशियली ऑल फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। बेसिकली 90% तक ये चेक करना पड़ेगा। 90% या उससे ज्यादा है तो फाइनेंस लीज है, और 90% या उससे कम है तो ये क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग लीज हो जाएगी, और अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, चलो। इफ डिस्काउंटिंग फैक्टर इज नॉट गिवन then use IRR method where we need to calculate that net investment equals to fair value and apply interpolation method. If lease rentals are not given, लीज रेंटल अपने को गिवन नहीं क्वेश्चन में, तो अपने को क्या करना होगा, ये सारी कैलकुलेशन बेटा वही है जो AS 19 में अपन करते थे इंटरमीडिएट में।
ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू। क्योंकि देखो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फेयर वैल्यू के बराबर होता है, और अपने को लीज रेंटल्स नहीं गिवन है, तो कैसे अपन निकालेंगे? तो अपन नेट इन्वेस्टमेंट को ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू या गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, है ना। और लीज रेंटल इनटू प्रेजेंट वैल्यू एनईटी फैक्टर प्लस रेजिडुअल वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये भी फेयर वैल्यू के बराबर आ जाएगा। फिर इसको मैथ्स की इक्वेशन की तरह इक्वेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा फेयर वैल्यू लेस रेजिडुअल वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू एनईटी फैक्टर, सॉरी इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एनईटी फैक्टर। ठीक है, अगर ये कब करना है, जब ये गिवन ना हो, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होगा, डोंट यू वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब वो बोल रहा है प्रिपेयर करिए अमोर्टाइजेशन टेबल ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट कहां से आए थे दोस्तों, ये वाला। इसको आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में, स्टेप 1 आपको समझ में आ गया। स्टेप 1 में सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ लीज रिसीवेबल। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ लीज रिसीवेबल में आपको पता चल जाएगा लीज रिसीवेबल्स कितने हैं, साथ ही साथ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, उनका डिस्काउंटिंग के बाद मिनिमम लीज पेमेंट्स कितने आ रहे हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है और नेट इन्वेस्टमेंट कितना है, और इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, अनअर्न्ड इनकम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप चेक करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल मिनिमम लीज पेमेंट्स डिवाइड बाय फेयर वैल्यू इनटू 100, 90% या उससे ज्यादा तो फाइनेंस लीज, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, ये चेक करने के बाद आप बनाओगे नेट इन्वेस्टमेंट की स्टेप नंबर 2 में अमोर्टाइजेशन टेबल। फिर आप अकाउंटिंग करोगे, नेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीपी, और कोई अगर डिफरेंस आया तो वो पीआरएल में चला जाएगा। फिर सब ये हो जाएगी इनिशियल रिकॉग्निशन की एंट्री। फिर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे होगा, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए आपने अमोर्टाइजेशन टेबल बनाई थी, वो टू इंटरेस्ट अकाउंट और बैंक टू नेट इन्वेस्टमेंट, जितना पेमेंट रिसीव हो रहा है। फिर स्टेप नंबर 4 बैलेंस शीट में नेट इन्वेस्टमेंट जो अमोर्टाइजेशन टेबल से है उसको करंट नॉन करंट में क्लासिफाई कर देना है। और दिस वाज द एंटायर अकाउंटिंग ऑफ लेसर की बुक्स में, फाइनेंस लीज की बुक्स में। ठीक है, फाइनेंस लीज के केस में। अब अपन इससे मिलता जुलता अगर मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन बताऊं ना, तो ये जितने भी स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 4 ही स्टेप्स हैं, ये चारों के चारों अपनों को कहां पे यूज करने हैं, लेसर की बुक्स में, जब फाइनेंस लीज का केस हो। ठीक है, पहले स्टेप में चेक करना है फाइनेंस लीज है भी कि नहीं, दूसरे में अमोर्टाइजेशन टेबल बनानी है, तीसरे में एंट्रीज करनी है इनिशियल और सब्सिक्वेंट वाली, और चौथे में बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। चलो, illustration 38 of your study material, a dealer lessor enters into a 10-year lease of equipment with lessee. The equipment is not specialized in nature. Okay, specialized in nature नहीं है, जबकि हमारी फाइनेंस लीज की कंडीशन थी specialized in nature होना चाहिए। ठीक है, is expected to have alternate use to the lessor at the end of the 10-year lease term. Okay, मतलब ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हो रही। अब समझते हैं, लेसर रिसीव्स एनुअल लीज पेमेंट्स ऑफ 15,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईयर। हर साल के एंड में 15,000 का लीज पेमेंट मिलता है उसको। लेसर एक्सपेक्ट्स द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट टू बी 50,000 एट द एंड ऑफ द 10-year लीज टर्म। 10 साल के बाद उसकी रेजिडुअल वैल्यू असेट की कितनी है, 50,000। लेसर प्रोवाइड्स ए रेजिडुअल वैल्यू गारंटी दैट प्रोटेक्ट्स लेसर from the first 30,000 of the loss of the sale at a price below the estimated residual value at the end of the lease term of rupees 50. 50,000 की रेजिडुअल वैल्यू थी, जिसमें से गारंटीड वाली कितनी है, 30, तो अनगारंटीड कितनी हुई, 20। The equipment has an economic life of 15 साल and a carrying amount of 1 लाख and fair value of 1,11,000। फेयर वैल्यू अपने को गिवन है 1,11,000। ठीक है, लेसी lease does not transfer ownership of underlying asset to the lessee at the end of the lease term or contain an option। बताओ, 5 में से 4 कंडीशन तो यही कैंसिल कर दी। ठीक है, अब एक कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, कौन सी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स इज सब्सटेंशियली इक्वल टू द ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। वो वाली अब कंडीशन चेक करनी, उस पर ही पता चलेगा कि वो फाइनेंस लीज का केस है या ऑपरेटिंग लीज का। बाकी 4 कंडीशन तो क्वेश्चन नहीं मना कर दिए। कितना महान है आईसीआई कि अपने को डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दे दिया, इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला, सारी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है उसको एक जगह लिख लिया कि फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट 1,11,000 है, लीज रेंटल 15,000 फॉर 10 ईयर्स है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 30,000 है, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 20,000 है, और डिस्काउंटिंग फैक्टर 10.078% है। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, लीज रिसीवेबल्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 15,000 हर साल पे करना है 10 साल तक, तो हमारा लीज पेमेंट कितना हो जाएगा, 1,50,000, और डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10 साल का, तो ये हो जाएगा 91,860। आप कैलकुलेट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
10th ईयर में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 30,000 है, इन दोनों का सम मिनिमम लीज पेमेंट 1,80,000, लेकिन ये क्या आएगा, ये भी डिस्काउंटिंग 10th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा दो तो ये आ जाएगा आपका, और ये टोटल हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इंपैक्ट के बाद। इसके बाद अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 20,000, क्योंकि टोटल रेजिडुअल वैल्यू 50 थी, गारंटीड 30 थी, तो ऑटोमेटिकली 20,000 है। भाई लोग क्वेश्चन में मत ढूंढने बैठ जाना। डिस्काउंटिंग फैक्टर 10th ईयर का ये रहा, और इसके बाद आप निकालो तो ये आपका आ गया 2 लाख रुपए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और 1,11,000 रुपए क्या आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा ये नेट इन्वेस्टमेंट आया, अपन ने क्या किया, कैलकुलेशन करी अनअर्न्ड इनकम की, तो ग्रॉस लेस नेट 89,000, और ये कंफर्म करना है कि भैया फाइनेंस लीज है कि नहीं, इसके लिए क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स, तो कहां है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट 103345 डिवाइड बाई फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू कितनी थी भाई साहब, गिवन थी क्वेश्चन में 1,11,000 है ना, और इसमें क्या कर दिया, इनटू 100 कर दिया, 93.10% आया। जब ये 90% या उससे ज्यादा है तो कहना इसी ये फाइनेंस लीज का केस हो जाएगा, और जब ये फाइनेंस लीज का केस हो गया तो फिर अब अपने को स्टेप नंबर 2 में फाइनेंस लीज के लिए नेट इन्वेस्टमेंट का क्या बनाना पड़ेगा, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना पड़ेगा। 1,11,000 फेयर वैल्यू ओपनिंग बैलेंस, इसके बाद इंटरेस्ट अपने को 10.078% के हिसाब से लगाना है, हर साल 15,000 पे करना, और फिर क्लोजिंग बैलेंस, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, ऐसे करते करते 10 साल तक आप बना दोगे। याद रखना लास्ट में 20,000 आपका बैलेंसिंग बचना चाहिए, क्योंकि ये अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है। ये देखो आपको दिख रहा है 20,000, ये दिखा, और ये जो 45,000 है इसमें 15,000 की तो इंस्टॉलमेंट गई, प्लस 30,000 की गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, तो ये लेस हो जाएगी 45,000। आई बात समझ में, तो टोटल ओवरऑल 20,000 का आपका क्लोजिंग बैलेंस बचना चाहिए। नेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीपीई 1,11,000, और पीपीई की ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, आपको क्वेश्चन में गिवन थी दोस्तों 1 लाख रुपए, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 11,000, ये पीओरएल में जाएगा। ओके, फिर हर साल नेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये क्लोज ये जो अपने अमोर्टाइजेशन टेबल बनाई इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिखाते जाओ हर साल का, पहले साल ये, फिर दूसरे साल कितना आ जाएगा 10,802, तीसरे साल 10,379, चौथे साल 9,914, ऐसे करते करते हर एक साल का आ जाएगा। फिर कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू नेट इन्वेस्टमेंट, हर साल दोस्तों 15,000 का आप रिपेमेंट कर रहे हो, वो भी दिखाना पड़ेगा, याद रहेगा कि नहीं। ओके, सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन ऑफ लेसर इन द बुक्स ऑफ लेसर, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये मॉड्यूल में गिवन है, इसी तरीके का सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, अच्छा लेसी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अपन ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया। लेसर की बुक्स में इस तरह से क्वेश्चन आएगा और अपने को चेक करना पड़ेगा, तो ये फाइनेंस लीज का क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आते हैं अपन ऑपरेटिंग लीज पे। ऑपरेटिंग लीज का एक क्वेश्चन है, ये नोट्स आपको मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे आइए, आपको कंसेप्चुअल रिविजन्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ चैप्टर्स के क्वेश्चंस के साथ भी रिविजन्स मिलेंगे। आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों को भी शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई आपको एफआर में 50 से 60-70 नंबर दिला देगा। ओर्स हायर्स आउट इंडस्ट्रियल प्लांट ऑन लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग लीज, क्वेश्चन में मेंशन है, ऑपरेटिंग लीज के क्वेश्चन में वो क्लियरली बोल देगा या पांचों कंडीशन के लिए डिनाई कर देगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्लियरली दिखे गिवन है, ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2011 इट entered into a 7-year lease for a mobile crane, ठीक है। The terms of lease are 1,75,000 payable on the 1st January followed by 6 rental 70,000 payable from 1st January 2002 to 7. The crane will be returned to OR on 31st December 2007. क्रेन की ओरिजिनल कॉस्ट इतनी थी और 25 साल की यूजफुल लाइफ थी विथ नो रेजिडुअल वैल्यू। डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव इन द ईयर एंडेड 31st December 2011। सिंस ये ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन है और ऑपरेटिंग लीज में सेम ट्रीटमेंट करते हैं हम, कौन सा वाला जो हम स्मॉल वैल्यू ऑफ आइटम में करते थे इन द बुक्स ऑफ लेसी के केस में। सो अकाउंटिंग इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज विल बी डन बेस्ड ऑन द स्मॉल वैल्यू आइटम्स। पहले अपन टोटल कैलकुलेट कर लो, टोटल लीज रिसीवेबल कितने होंगे, पहले 1,75,000 प्लस 70,000 इंटू 6 साल के लिए, तो टोटल लीज रिसीवेबल हो गया 5,95,000। इसको हम अमोर्टाइज कर देंगे पीओरएल में 7 साल के लिए बराबर, तो 595 डिवाइड बाई 7 ईयर्स 85,000 आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन पर एनम निकालोगे तो मशीन की कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब उसकी यूजफुल लाइफ, और कोई भी रेसिडुअल वैल्यू नहीं है उसको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। तो ये एग्जाम में आने के लिए बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, ये आज तक नहीं आया ना ही आएगा,
क्योंकि बचपन में इसमें ऑपरेटिंग लीज वगैरह पे बहुत क्वेश्चन पूछ लिए उन लोगों ने। समझ में आया? चलो नाउ अकाउंटिंग कैसे होगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल 175 और 85। लीज रेंटल 85 कैसे आया? ये वाला लीज रेंट। और बाकी का बैलेंसिंग कहां जाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू। सर ये डेफर्ड रेवेन्यू कहां से आ गया? याद करो स्मॉल वैल्यू आइटम में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम सस्पेंस बोलेंगे, और सस्पेंस इज ऑल्सो नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू। याद है? और ये जीरो हो जाएगा एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। यस, तो वही चीज हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर हर साल क्या करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट डेफर्ड टू लीज रेंट। अब कैश बैंक में 70,000 की इंस्टॉलमेंट आई और लीज रेंटल कितना आना चाहिए? 85 का, तो डेफर्ड रेवेन्यू से बैलेंसिंग 15 आ गई। और डेप्रीशिएशन टू पीपी 35 200 हर साल करते जाओ जब तक लीज चल रहा है। बस ये 3 एंट्री करनी है हर साल। ओके, चलिए इसके बाद एक टॉपिक आता है इसमें, मॉडिफिकेशन इन द बुक्स ऑफ लेसर। मॉडिफिकेशन इन द बुक्स ऑफ लेसर। तो अब लीज मॉडिफिकेशन इन द बुक्स ऑफ लेसर है, तो पहले अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सी वाली लीज है, ऑपरेटिंग है या फाइनेंशियल है। तो अगर ये ऑपरेटिंग लीज है तो अपने को क्या ट्रीटमेंट करना है? तो मैंने इस चार्ट को, ये जो आपका इंस्टीट्यूट का चार्ट दिया हुआ है, इसी चार्ट को नीचे अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करिए। आप ये रीड कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये भी समझाऊंगा, ये इंस्टीट्यूट वाली भाषा समझ में आ जाए आपको, सो दैट आप नीचे वाला चार्ट काफी आसानी से समझ पाओगे। ऑपरेटिंग लीज है तो सिंपल क्या करना है? लेसर शेल अकाउंट फॉर मॉडिफिकेशन टू एन ऑपरेटिंग लीज एज अ न्यू लीज कॉन्ट्रैक्ट। नया लीज कॉन्ट्रैक्ट मान लेगा, कहां से? डेट ऑफ मॉडिफिकेशन से। नया लीज कॉन्ट्रैक्ट मान लेगा डेट ऑफ मॉडिफिकेशन से। ठीक है, ओके। और साथ ही साथ क्या क्या कंसीडर करेगा? कोई भी प्रीपेड लीज रेंट है, मतलब पहले से कुछ पेमेंट कर दिया, वो सारी चीजें, या जो आगे कुछ पेमेंट्स ड्यू हैं, वो सारी चीजें को कंसीडर कर लेगा। सिंपल। तो देखो क्या लिखा है, ऑपरेटिंग लीज। देखो मॉडिफिकेशन, ऑपरेटिंग लीज ट्रीटेड एज न्यू लीज फ्रॉम द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, कंसीडरिंग प्रीपेड लीज रेंटल एज पार्ट ऑफ द न्यू लीज, एज पार्ट ऑफ द न्यू लीज। देखिए आपने पहले से, मान लीजिए पहले आपका कितना 7 साल का लीज टर्म था, है ना, 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं, थर्ड ईयर की बिगिनिंग पे आपने लीज रेंटल चेंज कर दिया या कोई मॉडिफिकेशन लेके आ गए, तो आप थर्ड ईयर से उस नए मॉडिफिकेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट को नया कॉन्ट्रैक्ट मान लोगे, और जो पहले 2 साल आपने पेमेंट किया उसको भी कंसिडर करके नए तरीके से अकाउंटिंग करोगे एज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। बस यही बोल रहा है वो, और कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ लीज वाला इंड एस 116 में अगर मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन आ जाएगा तो वो इन द बुक्स ऑफ लेसी आएगा, ना कि लेसर, क्योंकि लेसर के केस में आसान है मॉडिफिकेशन रादर देन लेसी, तो इसलिए एग्जाम में लेसी वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, अब वही केस अगर मैं बोलूं फाइनेंस लीज का है, तो ये थोड़ा सा आपको परेशान करता है एकदम से। मैं आपको यहां दिखाता हूं। फाइनेंस लीज के केस में सबसे पहले वो बोलते हैं चेंज इन स्कोप है क्या? चेंज इन स्कोप का मतलब या तो इंक्रीज हो गया कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एसेट साइज इंक्रीज हो गया, मतलब लीज रेंटल जो एरिया था, ऑफिस साइज, वो इंक्रीज हो गया, और सेलिंग प्राइस कमेंसरेट विद स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कमेंसरेट विद स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस। मैं शायद सेलिंग प्राइस बोल गया था, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, है ना, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कमेंसरेट विद द स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस, एक तो इंक्रीज हो गया क्या? स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कमेंसरेट विद द स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो भैया ट्रीटेड एज सेपरेट लीज एंड लेसर ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विल रिकॉग्नाइज दी सेपरेट लीज एज न्यू लीज एंड डू अकाउंटिंग एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन इन केस ऑफ लेसर। मतलब यहां पर नया कॉन्ट्रैक्ट तो मान लो आप, लेकिन जो पुराना आपने पेमेंट किया ना उसको कंसिडर मत करो। और ऑपरेटिंग वाले में क्या था, उसको पुराने वाले को भी कंसीडर करना है एज पार्ट ऑफ न्यू लीज। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ इनिशियल रिकॉग्निशन नए कॉन्ट्रैक्ट का करना है बेस्ड ऑन रिवाइज्ड टर्म्स, ओल्ड टर्म्स को कंसीडर नहीं करना है। ये बात समझ में आई? ओके सर, ये कब है? जब इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कमेंसरेट विद स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस, ये दोनों कंडीशन मैच हो गई तो होगा। लेकिन अगर सर वही सेम चीज क्या हुई, डिक्रीज इन स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डिक्रीज इन स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन चेक फ्रॉम डे वन जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि डे वन बेस्ड ऑन रिवाइज टर्म वेदर इट इज ऑपरेटिंग लीज और नॉट।
अब आप पता क्या चेक करो, मॉडिफिकेशन फाइनेंस लीज का था, मतलब मॉडिफिकेशन है, फाइनेंस लीज का केस है, ठीक है, और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट का जो स्कोप है वो डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है मतलब ऑफिस का स्क्वायर मीटर्स कम हो गए, है ना, या फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कमेंसरेट भी नहीं हो रही, ये दोनों कंडीशन मैच हो गई, तो आपको क्या करना है, डे वन जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना उस दिन पहले वापस से चेकिंग करो। चेकिंग क्या करनी है, जो नए रिवाइज टर्म्स है ना उसके बेसिस पे आप चेकिंग करो कि क्या ये उस दिन ऑपरेटिंग लीज था या फाइनेंस लीज था। सर अगर वो ऑपरेटिंग लीज था then treated as a new lease from the date of modification considering carrying amount of asset under lease till date of modification to remaining lease term just similar to the case in case of modification। मतलब ये अगर वो ऑपरेटिंग लीज हो रहा है, अगर वो ऑपरेटिंग लीज हो रहा है तो आपको क्या करना है मालूम, आपको एक तरह से यही वाला ट्रीटमेंट करना है कि भाई इट ट्रीटेड एज अ न्यू लीज टर्म, न्यू लीज कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन कंसीडरिंग द कैरिंग अमाउंट, मतलब prepaid lease rents, वो कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट अंडर द लीज टिल मॉडिफिकेशन, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, है ना, टू रिमेनिंग लीज टर्म जस्ट सिमिलर टू द केस ऑफ मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज। और अगर ये ऑपरेटिंग लीज नहीं है तो ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल एसेट एंड अप्लाई अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। अगर ये ऑपरेटिंग लीज नहीं है तो फिर इसको फाइनेंशियल एसेट मान लो और इसमें अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड लगा दो, बेसिकली फाइनेंस लीज ही मान के आप आगे इसकी अकाउंटिंग कर सकते हो। ये तो हो गया थियोरेटिकल पॉइंट, सेम यहाँ पे गिवन है, देखो व्हेन बोथ, इसमें देखो इंक्रीज वाली कंडीशन लिखी है, अगर ये दोनों कंडीशन मैच हो गई तो सेपरेट लीज करनी है, मतलब ये फाइनेंस लीज है, इसको चेक कर लो, और प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे अकाउंटिंग करो। प्रोस्पेक्टिव बेसिस मतलब जिस दिन से डेट चेंज हुआ उस दिन से, और अगर नहीं है तो फिर आप ये चेक करो कि भैया ये ऑपरेटिंग थी डे वन से, अगर थी तो इसको भी इसकी कैरिंग अमाउंट वगैरह कन्वर्ट करके इसको नया एक कॉन्ट्रैक्ट मानना है, न्यू लीज फ्रॉम द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, एंड अगर नहीं है तो फिर इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लीज अदर लीज मॉडिफिकेशन की तरह एंट्री करेंगे एज फाइनेंशियल असेट। बेसिकली जो मैंने ये चार्ट बनवाया ना ये कुछ और नहीं, ये बहुत सिंपलिसिटी में आपको बनवा दिया मैंने, ये इसी चार्ट का एक तरह से सिंप्लीफाइड वर्जन है, तो आप तो इसको पढ़ के जाना, आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब सर कैसे बनेंगे, हमें कैसे मालूम चलेगा, आ जाओ, तीन तो क्वेश्चन गिवन है, तीनों कर लेते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 39 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, लेसर एल लीजेस रिटेल स्पेस टू लेसी जेड एंड क्लासिफाइज लीज एज एन ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। द लीज इंक्लूड्स फिक्स लीज पेमेंट्स ऑफ 10,000 पर मंथ, हर महीने 10,000 रुपए देना था उसको। ड्यू टू पैंडेमिक कोविड-19 एल एंड जेड एग्री ऑन अ रेंट कंसेशन that allows Z to pay no rent in the period of जुलाई 2020 to सितंबर 2020। ये क्या कर रहे हैं, जुलाई 2020 से लेके सितंबर 2020 तक कोई भी रेंट नहीं ले रहा है, ठीक है, लेकिन जनवरी 21 से लेके मार्च 21 तक वो 20,000 पर मंथ लेगा। तो मुझे बताओ 30,000 रुपए का इन्होंने बीच में इनको बेनिफिट दिया और लास्ट के 3 महीने में इसने क्या किया, वो 30,000 रुपए वसूल भी लिए 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके। तो क्या यहाँ पे हाउ दिस विल बी अकाउंटेड बाय द लेसर, तो नो मॉडिफिकेशन, क्यों, कोई मॉडिफिकेशन हुआ ही नहीं, साल भर के एंड में उसे जितने 10,000 पर मंथ के हिसाब से मिलने थे वो तो मिल ही गए ना उसको, आप चेक करके देख लो। L determines that the reduction in the lease payment in July 2020 and September 20 and the proportionate increase in January 21 to March 21 does not result in overall change in the consideration for the lease, ठीक है। L does not account for change as a lease modification. L continues to recognize operating lease income on SLM basis which is based on the respective of the pattern in which Jets benefit from the use of underlying asset is diminished। कोई मॉडिफिकेशन है ही नहीं, आपने 3 महीने रेंट नहीं लिया 10,000 और आपने लास्ट के 3 महीने 20,000 रुपए ले लिए 10,000 की जगह, तो आपने ओवरऑल 30,000 यहां बेनिफिट दिया, लास्ट में ले लिया, तो कोई चेंज तो हुआ ही नहीं उस साल, राइट। आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 40 पे, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 40 और 41, इसके बाद अपना इन द बुक्स ऑफ लेसर समाप्त। 30 मिनट में लेसर का पार्ट खुद खत्म हो जाएगा। लेसर एम enters into a 10-year lease of office space with lessee K, which commence on 1st April 2015. The rent payables are 15,000 per month, payable in arrears. M classifies the lease as operating lease. फटाफट से इस क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल आया था, हाँ चलिए। M क्लासी, एक सेकेंड, नाउ
M classifies the lease as operating lease and M reimburses case relocation cost of 6 lakhs, which M accounts for lease incentive. The lease incentive is recognized as a reduction in rental income over the lease term using the same basis as per the lease income, in this case SLM, over 10 years. ठीक है. In April 2020, अब देखो 1 अप्रैल से उन्होंने लीज टर्म स्टार्ट किया. इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे, है ना, 15,000 पर मंथ पे करना था, कोई दिक्कत नहीं थी. एम क्लासिफाइज द लीज एज ऑपरेटिंग लीज, ये भी उनने बोल दिया. और वो ऑपरेटिंग लीज है तो एसएलएम के बेसिस पे 10 साल तक वो रिक्लासिफाई करते रहेंगे, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है. In April 2020, during the COVID-19 pandemic, M agrees to waive case rental payments for May, June and July 2020. Waive off कर दिया, माफ कर दिया. The decrease in the consideration is not included in the original terms and condition of the lease and is therefore a lease modification. ये खुद ही बोल रहे हैं modification और है भी. How this will be accounted by the lessor? Simple सी बात है, operating lease है, modification कब हुआ? 2020 में. तो M accounts for this modification as a new operating lease from its effective date, that is 1st April 2020. और इसका इंपैक्ट क्या करेगा? एसएलएम के बेसिस पे अगले जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उस पर कंसिडर कर लेगा. और जो पुराना कैरिंग अमाउंट था, अनअमोर्टाइज्ड लीज इंसेंटिव, उसको भी वो काउंट फॉर करेगा. एम अमोर्टाइजेस द बैलेंस ऑन एसएलएम बेसिस ओवर द 5 टर्म ऑफ न्यू लीज. न्यू लीज मतलब वहां से कितना बचा. और नया लीज कॉन्ट्रैक्ट कब से हो जाएगा? ये 1 अप्रैल से हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में मॉडिफिकेशन आया. ठीक है, चलिए. तो ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 40. अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन इन द केस ऑफ लेसर. Lesser L enters into a 40 years lease or 8-year lease of 40 lorries with lessee M that commenced on 1st January 2018. Lease term approximate, lorries की economic life तक है पूरा. No other feature indicate that the lease transfer or does not transfer substantially all the risk and rewards incidental to the ownership of it. Assuming that substantially all risk and rewards incidental to ownership are transferred, L classifies the lease as finance lease. पूरी कंडीशन लिख के दे दी, इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज वाला पार्ट. ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, M business has contracted in June 2020. LMN amend the contract so that it now terminates on 31st December 2020. 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था 8 साल के लिए. तो मुझे बताओ 2018 से 8 साल कितने हो गए? 2026 तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलना था. बट आगे जाके कोविड के कारण इन्होंने क्या किया? 31 दिसंबर 2020 को लीज टर्म कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया. कैन आई से दिस इज द मॉडिफिकेशन चेंज इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? यस और नो? आंसर इज यस. अब सिंस इट वाज अ फाइनेंस लीज, और हमने सीखा है फाइनेंस लीज में क्या करना होता है, पहले चेक करना होता है स्कोप बढ़ा है या घटा है. और अगर स्कोप घट गया है तो चेक करना है पुराने वाले रीजन के हिसाब से. पुराने वाले रीजन के हिसाब से ये चेक करना होता है कि भाई साहब आपका डिक्रीज तो हुआ है, लेकिन ओएल मतलब on date of modification check from day 1 based on the revised terms whether it is operating lease or not. चेक करो revised terms के हिसाब से ये operating lease है भी कि नहीं. और अगर है तो इसे एज एन ऑपरेटिंग लीज का ट्रीटमेंट कर देंगे न्यू लीज एग्रीमेंट के हिसाब से. और अगर नहीं है तो फिर अपन क्या करेंगे? नॉट अ ऑपरेटिंग लीज, तो फिर इसको फाइनेंशियल एसेट और अप्लाई एसीएम मेथड कर देंगे. लेकिन अगर ये ऑपरेटिंग लीज है तो हम इसको क्या करेंगे? ट्रीटेड एज न्यू लीज फ्रॉम द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन कंसीडरिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट अंडर लीज टिल डेट ऑफ मॉडिफिकेशन टू रिमेनिंग लीज टर्म. ओके. अब पॉइंट क्या आ रहा है मालूम? इन्होंने लास्ट में क्या बोला? अर्ली टर्मिनेशन वाज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशन. ये क्वेश्चन में गिवन है. दिस इज देयरफॉर अ लीज मॉडिफिकेशन. This modification does not grant M an additional right to use the underlying asset and cannot be accounted as a separate lease. इसे आप separate lease account for नहीं कर सकते. How this will be accounted? तो सिंपल क्या करना है? मॉडिफाइड टर्म्स जिस डेट से इफेक्टिव है उसी को हम इंसेप्शन डेट मान लेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ मान लेंगे. द लीज टर्म वुड नॉट हैव बीन फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द लॉरीज इकोनॉमिक लाइफ. ठीक है. Furthermore, there are no indicators that the lease would have transferred substantially all the risk and rewards incidental to ownership of it. The lease would be classified as operating lease. क्यों? क्योंकि day 1 पे अगर आपने नोटिस किया है
डे वन पे न्यू टर्म्स के हिसाब से अगर देखोगे तो भाई कोई भी कुछ भी सब्सटेंशियल रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर ओनरशिप से रिलेटेड हुआ ही नहीं है, और जब वो हुआ ही नहीं है ट्रांसफर तो इसको हम ऑपरेटिंग लीज मानेंगे, और अगर ये मॉडिफाइड लीज ऑपरेटिंग लीज है तो हम क्या करेंगे, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे ओल्ड फाइनेंशियल लीज रिसीवेबल अंडर द रिकॉग्नाइज अंडर इट, और हम क्या करेंगे इसको नया लीज कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। नया लीज कॉन्ट्रैक्ट मान तो लेंगे, नया लीज कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे किस डेट से, जिस डेट से चेंजेस आए वो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, एंड कंसीडर करेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट अंडर यूज। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट इन द बुक्स ऑफ सेलर। हमने पिछले 30 से 35 मिनट में पूरा कंसेप्ट रिवाइज कर लिया और अलोंग विद द क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम आते हैं एक नए कंसेप्ट पर, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। फर्स्ट टाइम एडॉप्शन मतलब ट्रांजिशनल प्रोविजंस। ट्रांजिशनल प्रोविजंस अगर आप इंड AS 116 में देखोगे तो ये फर्स्ट टाइम एडॉप्शन की बात कौन करता है, 101। क्या बात हो रही है समझेंगे धीरे से। भाई इंड AS 116 एप्लीकेबल कब हुआ, 1 अप्रैल 2019 को। इससे पहले कोई इंड AS 116 लीज के लिए अलग से नहीं था। इसके पहले आपका एक गैप था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, दैट इज IAS 17, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 था इंडिया में। तो सिंपली वो दो ऑप्शन देता था जब ट्रांजिशन के टाइम पे, प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट सिलेक्टेड। अगर ये प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट ऑप्शन सिलेक्ट किया हमने तो हम इस पे क्या करते हैं कि कंटिन्यू करेंगे एज पर प्रीवियस गैप। प्रीवियस गैप या तो AS 19 होगा या IAS 17 होगा। ठीक है, ये मैंने मॉड्यूल से बनाया, डोंट वरी। और अगर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया तो आपके पास दो अप्रोचेस हैं। मतलब ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया मतलब आप जा रहे हो इंड AS 116 को एप्लीकेबल करने, और उसको अप्लाई करने के दो तरीके हैं, फुल रेट्रोस्पेक्टिव मेथड और मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। फुल रेट्रोस्पेक्टिव मेथड में क्या होता है, अकाउंटिंग करनी है एज पर IRR ऑन इंसेप्शन डेट एंड चेंज द कंपैरेटिव्स। मतलब आपने जब से आपका लीज टर्म स्टार्ट हुआ है उस डेट पे जो IRR थी वहां से काउंटिंग करोगे और कंप्लीट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाओगे। ठीक है, लेकिन अगर मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव है तो अल्टरनेट नंबर 1 आपके पास ये है कि अकाउंट एज पर IRR एज ट्रांजिशनल डेट फ्रॉम द करेंट ईयर। ट्रांजिशन डेट पे जो रेट गिवन है वहां से अप्लाई कर दोगे, और कहां से स्टार्ट कर दोगे अकाउंटिंग, करेंट ईयर से। क्यों, क्योंकि फुल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, मॉडिफाइड है, थोड़ा सा चेंज है। इसका एक और अल्टरनेट है, अल्टरनेट 2 भी है। इंड AS 116 क्या बोलता है, अकाउंट एज पर IRR एज ऑन ट्रांजिशन डेट फ्रॉम द करेंट ईयर विथ रिमेनिंग पेमेंट। तो आपको क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन में, अगर आप ट्रांजिशन प्रोविजन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको सिंपली ये देखना है क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट ऑप्शन सिलेक्ट किया है। अगर सिलेक्ट किया है तो आपके लिए MCQ का क्वेश्चन आएगा, और आपको वहां पे क्या करना है, प्रीवियस जनरली अकाउंट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ही फॉलो करना है। वो हो सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 हो या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 हो, IAS 17। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल ऑप्शन एक्सपीडियंट ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया तो फिर आपके पास दो अप्रोचेस है, फुल रेट्रोस्पेक्टिव, मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव। फुल रेट्रोस्पेक्टिव में पहला चीज क्या है, पहली बात वो बोलते हैं अकाउंटिंग करो और किस डेट की लीज कॉन्ट्रैक्ट जब से चालू हुआ उस डेट पे IRR जो गिवन है उससे अकाउंटिंग करो, और जो भी कंपैरेटिव है उनको चेंज कर दो, कंपैरेटिव फिगर्स है ना, करंट ईयर के साथ जो प्रीवियस ईयर फिगर्स आते हैं वो। साथ ही साथ वो ये बोलता है कि अगर आप ये फुल रेट्रोस्पेक्टिव वाला ऑप्शन नहीं ले रहे हो और आप मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव वाला ले रहे हो तो वहां पे भी दो अल्टरनेट है। अल्टरनेट नंबर 1 वो बोलता है ट्रांजिशन डेट पे अकाउंटिंग करो, और कौन सी डेट से, जो ट्रांजिशन डेट पे IRR अवेलेबल है, और किस साल से, करंट ईयर से। और अल्टरनेट 2 में क्या है, करंट ईयर से अकाउंटिंग तो करनी है, ट्रांजिशन डेट वाली IRR से ही करनी है, लेकिन जितनी रिमेनिंग पेमेंट्स है उनके लिए, यहां पे पूरे के लिए करना है, यहां पे सिर्फ जितने रिमेनिंग पेमेंट्स है उनके लिए करना है। आपके मॉड्यूल में एक ही क्वेश्चन गिवन है, इलस्ट्रेशन नंबर 46, उसको हम देख लेते हैं और अपने को समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या बोलता है। रिटेलर लेसी एंटर इनटू 3-year लीज ऑफ रिटेल स्पेस बिगिनिंग एट 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 से लीज स्टार्ट हो रही है with 3 annual payments of 2 lakhs due on 31st March 18, 19 and 20 respectively. The lease is classified as an operating lease under Ind AS 17. यार देखो क्या हुआ था, पहले इनके पास था Ind AS 17, जो IAS 7 है ना, 17 है ना, इसको हम
इंड एस 17 भी बोल सकते हैं, जिसको स्क्रैप कर दिया गया और नया इंड एस 1/4/2019 से लाया गया, और वो क्या नाम है, इंड एस 116। ठीक है, ये वही था जो अपना लीज है एस 19 वाला। ठीक है, the retailer initially applies Ind AS 116 for the first time in the annual reporting period beginning at 1st April 2019. The incremental borrowing rate on initial application, that is 1st April पे 10% है, commencement of the lease पे भी अपने को पता है 12% है, ROU of the asset is subject to SLM over the lease term. There is, अच्छा, assume no practical expedient are selected, obviously तभी आप Ind AS 116 applicable कर पाओगे. The lessee did not incur initial direct cost, there were no lease incentive, there were no requirement for the lease to dismantle and remove. मतलब इसके अलावा देखो initial direct cost, lease incentive है ना, provision for DSR, इससे related कोई भी information है ही नहीं क्योंकि वो हुआ ही नहीं है. What would be the impact for the lessee using the all the following transition approaches? तीनों transition approaches अगर अपन यूज करें तो क्या होगा? ठीक है, पहली फुल रेट्रोस्पेक्टिव, दूसरी मॉडिफाइड में अल्टरनेट 1 और अल्टरनेट 2. फुल रेट्रोस्पेक्टिव में क्या बोलता है इंड एस, वो बोलता है लीज जिस दिन से बिगनिंग हुई उस दिन की आईआरआर यूज करो, तो 12% गिवन थी अपने को, यस और नो. और अल्टरनेट 1 क्या बोलता है, 10% यूज करो जो ट्रांजिशन डेट पे है, और कब से, डे 1 से सारे लीज पेमेंट्स पे. लेकिन अल्टरनेट 2 क्या बोलता है, 10% तो यूज करो लेकिन जितने पेंडिंग है उन पे, मतलब एक ही जो रिमेनिंग पेंडिंग है 1 अप्रैल 2019 से. ठीक है, क्या करना है, फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में आईआरआर अपने को 12% यूज करना है. स्टेप नंबर 1 हमें मालूम ही है, कैलकुलेशन ऑफ लीज लायबिलिटी. 2 लाख 3 साल के लिए 12% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालोगे तो आपका आ जाएगा 4,80,360 रुपए. यही आपका क्या हो जाएगा, आरओयू एसेट. इसके बाद हम लीज पेमेंट्स की अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे तो 4,80,360 और 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट जोड़ दिया. लास्ट में क्या हो रहा है, 2 लाख प्रीपेमेंट हो रहा है, क्लोजिंग आ जाएगा, क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग, ऐसे करते करते लास्ट में 0 बचेगा. स्टेटमेंट ऑफ आरओयू हर साल एसएलएम मेथड से अमोर्टाइज करोगे तो 160,120 के हिसाब से अमोर्टाइज होता जाएगा और 3 साल में 0 हो जाएगी वैल्यू. स्टेटमेंट ऑफ प्योरल फाइनेंस कॉस्ट भी गिवन है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी गिवन है. ये आप कहां से उठाते थे बेटा, ये अपन ने पहले भी सीखा है, अपन अमोर्टाइजेशन टेबल से उठाते हैं सारे अमाउंट्स, है ना. ये रहे 18-19 और 19-20 के. फिर बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, 2018 में आरओयू एसेट कितने का आएगा और 31 मार्च को कितना आएगा. सर ये कैसे पता चला, ये देखो क्लोजिंग गिवन है अपने को. सेम अपने को लीज लायबिलिटी के पेमेंट्स भी यहाँ पे दिख जाएंगे, 338 और 178 वाला, तो यहाँ पे भी ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है. तो ये हो गया हमारा फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच. फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में बस हमें ध्यान रखना कौन सा रेट यूज करना है, लीज कमेंसमेंट डेट वाला आईआरआर यूज करना है. अब हम अल्टरनेट 1 यूज करेंगे मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव वाले में, तो बस 10% को यूज करना है 3 साल के लिए, तो 497 यही सेम आ जाएगा, यही सेम आरओयू हो जाएगा. इसके बाद इससे अमोर्टाइजेशन टेबल बना लो 10% के हिसाब से. सेम तरीके से अपने को आरओयू बनाना है. भाई अपना एसेट था 497,370, 3 ईयर से डिवाइड किया तो 165,790 के हिसाब से हर साल अमोर्टाइज होता जाएगा और लास्ट में ये 0 हो जाएगा. जर्नल एंट्री क्या होगी, आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट 165,790 टू लीज लायबिलिटी 181818. क्यों, क्योंकि इनिशियल रिकॉग्निशन तो 1 अप्रैल को ही होगा ना. कैलकुलेशन आप डे 1 से कर रहे हो लेकिन इनिशियल रिकॉग्निशन 1 अप्रैल से ही करोगे, तो आपका 1818 आ गया और आपका ये आ रहा था 165,790. जो बैलेंसिंग फिगर है वो रिजर्व से आप यूटिलाइज कर दो, रिटेन्ड अर्निंग से, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया दोस्तों आपका. इसके बाद क्या हो जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट आपकी अमोर्टाइजेशन टेबल से आ जाएगी और लीज लायबिलिटी का पेमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, 2-2 लाख के हिसाब से पेमेंट कर दो, खत्म क्वेश्चन. इसके बाद हाँ एक एंट्री अमोर्टाइजेशन कर रहे हो आप किसी एसेट का तो वो भी कर लो, खत्म क्वेश्चन. स्टेटमेंट ऑफ पीओआरएल का कहां से एक्सट्रैक्ट निकालोगे, जो आपने अमोर्टाइजेशन टेबल बनाई है उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट जितना है वो उठा के लग दो यहाँ पे 18-19 और 20-21 में. और बैलेंस शीट में आरओयू एलएल लीज लायबिलिटी इनके भी फिगर्स कुछ नहीं आएंगे. क्यों, क्योंकि ये मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच है. समझ में आया, ओके सर. नाउ कम्स दी अल्टरनेट नंबर 2. यहां भी आईआरआर 10% ही होगा, बट दोस्तों याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग पेमेंट्स के लिए ही कैलकुलेशन होगी. मतलब 2 साल तो पुराने वाले और 1 साल ही बचा है आपका, तो 1 साल के लिए निकाल लो 0.9090, यही आरओई हो जाएगा, यही आपका लीज पेमेंट हो जाएगा. अमोर्टाइजेशन टेबल और अमोर्टाइजेशन टेबल
लीज लायबिलिटी और आरओयू एसेट के लिए बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि एक साल ही बचा है, डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। एंट्री क्या होगी, आरओयू टू लीज लायबिलिटी, amortization to lease liability, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू लीज लायबिलिटी और लीज लायबिलिटी डेबिट टू बैंक, लास्ट इंस्टॉलमेंट 2 लाख की पे हो जाएगी। तो इस तरीके से ट्रांजिशन अप्रोच के क्वेश्चन आएंगे। ट्रांजिशन अप्रोच में बिलीव मी गाइस कोई नया क्वेश्चन नहीं है, इंड एस 116 में यही क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज होता जाएगा और आपको वही क्वेश्चन बार बार वो पूछेंगे। सो डोंट यू वरी अबाउट इट। यहां पे हमारा तीसरा सेगमेंट भी खत्म हो गया और अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट सेगमेंट पे, सेल्स एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन। मान लो एक है एचडी लिमिटेड और एक है बडी लिमिटेड। अभी क्या हुआ कि एचडी लिमिटेड ने पीपीई बेच दी बडी को, तो एचडी कौन हो गया, सेलर, और पीपीई में पीपीई किसने खरीदा है, बायर कौन हुआ, बडी। अब समझना, बडी ने कुछ टाइम बाद वही पीपीई लीज पे दे दी एचडी को, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सेलर लेसी हो जाएगा और ये कहलाएगा बायर लेसर। अब इन सच अ सिचुएशन वी फर्स्ट चेक whether the seller lessee that is HD Limited sold PPE to buyer lessor Badi Limited, अगर yes, और ये इसके लिए इंफॉर्मेशन सोल्ड हुआ है कि नहीं, वो 115 की कंडीशन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया रेवेन्यू वाला जो इंड एस है उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि HD Limited ने वाकई में PPE बेची भी है कि नहीं, कि सिर्फ बुक्स में दिखाया है। दूसरा, अगर इफ यस तो क्या कंट्रोल के साथ किया है या विदाउट कंट्रोल, अगर विदाउट कंट्रोल भेजा है तो बेसिकली ये क्या हो गया, लोन अरेंजमेंट हो गया। लोन अरेंजमेंट हो गया तो फिर ये लीज थोड़ी बची, ये तो हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और अगर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया दोस्तों तो 109 क्या बोलता है, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगा दो, सिंपल। तो आपको चेक करना है पहले सेल्स एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन में, पहली चीज क्या एक्चुअल में पीपी सोल्ड हुआ है, अगर हुआ है इफ यस देन चेक करो विथ कंट्रोल और विदाउट कंट्रोल। विदाउट कंट्रोल लोन अरेंजमेंट 109 में चले गए, विथ कंट्रोल और पीपी सोल्ड भी हुआ है तो 116 में ही आ जाओ। 116 में क्या बोलते हैं वे कि देन अप्लाई अकाउंटिंग फॉर सेल्स एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। ठीक है, सबसे पहले चेक क्या करना है, टोटल अपने को 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं, इनफैक्ट 6, और हमारा क्वेश्चन खत्म, और एक ही क्वेश्चन है इसमें जो हमारा पूरा चैप्टर खत्म कर देगा। तो 5 स्टेप्स सीखेंगे और इन स्टेप्स को आप ये पहले स्क्रीन पे देख लो। पहला स्टेप क्या गिवन है, सेल्स प्राइस और फेयर वैल्यू। अगर सेल प्राइस ज्यादा है और फेयर वैल्यू कम है तो जितना डिफरेंस है ना उसको अपन बोलेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी, लेकिन अगर सेल्स प्राइस कम है और फेयर वैल्यू ज्यादा है तो हमारे लिए हो जाएगा फाइनेंशियल असेट। सबसे पहले हमें चेक करना है कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। सेल्स प्राइस ज्यादा है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी आएगी फेयर वैल्यू से, और सेल्स प्राइस कम है फेयर वैल्यू ज्यादा है तो फाइनेंशियल एसेट आएगा। फिर स्टेप नंबर 2 में हम लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। लीज लायबिलिटी क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल लीज पेमेंट्स, और अगर जो हमने स्टेप नंबर 1 में फाइनेंशियल लायबिलिटी आई तो उसको लेस कर दो और असेट आया तो ऐड कर दो। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफ असेट। तो सबसे पहले हम पीपीई की कैरिंग अमाउंट निकालेंगे और सेल्स और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर को डिवाइड करके लीज लायबिलिटी से इंटू कर देंगे तो हमारा आरओयू का कैरिंग अमाउंट आ जाएगा दोस्तों, है ना। फिर हम क्या करेंगे, अब सुनो, ये सेल्स और लीज बैक जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये इस ट्रांजेक्शन की वजह से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसका इंपैक्ट चेक करना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे किससे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पीपी, फेयर वैल्यू लेस कैरिंग अमाउंट, ये निकाल लिया, और लॉस ऑन लीज बैक, लीज लायबिलिटी लेस आरओई, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इन दोनों को कंपेयर कर दिया तो प्रॉफिट या होगा या लॉस होगा। अब एचडी लिमिटेड जो सेलर लेसी है उसकी बुक्स में एंट्री क्या होगी, आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पीपी। सर ये क्या हुआ था, ये देखो ये लीज का ट्रांजेक्शन आ गया यहां से और ये एसेट को बेचने का, और अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो आ जाएगा, और फाइनेंशियल एसेट है तो डेबिट आएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो क्रेडिट आएगा, सिंपल। इसके बाद एंट्री में क्या दिया हुआ है, इन द बुक्स ऑफ बायर एंड लेसर दैट इज बडी लिमिटेड। बडी लिमिटेड की बुक्स में कुछ नहीं, बडी को टेंशन ही नहीं है, उसको सिर्फ एक एंट्री मारनी है। उसको एंट्री क्या मारनी है, पीपी उसकी बुक्स में आ गया, पीपी अकाउंट डेबिट, और वो पीपी किस पे आएगा, फेयर वैल्यू पे आएगा। पीपी हमेशा फेयर वैल्यू पे आएगा उसकी बुक्स में, और कैश बैंक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितने पे डील हुई है, जो भी डिफरेंस आएगा फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी। सर समझ में तो आ गए स्टेप्स, लेकिन क्वेश्चन करा देते तो मजा ही आ जाता। ठीक है, बस याद रखना, आफ्टर दिस एंट्री बायर लेसर should account for operating lease और finance lease as the case may be। बायर लेसर कौन है, बडी लिमिटेड। यहां पे जो बडी लिमिटेड है इस एंट्री को पास करने के बाद डिसाइड करेगी कि उसको इस लीज को ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल लीज मानना है, जो भी मानना है वो मान सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेशन नंबर 45 ये गिवन है,
इसको अपन देखते हैं मॉड्यूल में। फिर इसके बाद एचडी क्वेश्चन बैंक देख लेंगे, 2 मिनट का है वो भी। मान लो 10 मिनट के अंदर अपना पूरा इंडेक्स खत्म हो जाएगा ये। An entity seller lessee sells a building to another entity that is buyer lessor for cash of 30 lakhs. 30 लाख में उन्होंने बिल्डिंग बेच दी। Immediately before the transaction the building is carried at 15 lakhs. ट्रांजेक्शन ये क्या है, कॉस्ट है बिल्डिंग की। अपने को बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट दी हुई है 15 लाख। एट द सेम टाइम सेलर लेसी enters into a contract with buyer lessor for right to use the building for 20 years. पहले बेच दी, उसके बाद अभी लीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 20 साल तक। एनुअल पेमेंट हर साल 2 लाख का, पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। याद रखना दोस्तों, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर है या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर है। अच्छा, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन आर सच दैट द ट्रांसफर ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे गिवन है, ये लास्ट में देखो क्या लिखा है, it satisfied the requirements of determining when a performance obligation is satisfied in Ind AS 115। मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला जो Ind AS है वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है और वो बता रहा है कि ये एक्चुअल में सेल हुई है। मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज ने फुलफिल कर दिया एज पर 115, मतलब सेल तो एक्चुअल में हुई है। द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ सेल इज 27 लाख। द फेयर वैल्यू, चलो सो 27 लाख की फेयर वैल्यू है और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आपको कितनी दी है, इफ एनी आर टू बी इग्नोर्ड। इंटरेस्ट रेट कितना है, 12%। इंटरेस्ट रेट 12% है, 12% है और विच इज रेडिली डिटरमिनेबल बाय सेलर लेसी। बायर लेसर, अपने एग्जांपल में बायर लेसर कौन था, बडी थी था, ठीक है, बडी था, तो उसने बायर लेसर को क्लासिफाई किया है एज एन ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। हाउ शुड द सेट ट्रांजेक्शन बी अकाउंटेड बाय द सेलर लेसी एंड बायर लेसर, दोनों की बुक्स में पूछा है। एज इन द क्वेश्चन that the terms of sale between seller lessee satisfies requirements of Ind AS 115 which means sale actually took place। तो अपने को क्या है, अब अपने को अकाउंटिंग कर देनी है सेल्स एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन प्रोविजंस के हिसाब से। सबसे पहले चेक करना है कि सेल्स प्राइस कितनी थी, तो सेलिंग प्राइस कितने की थी भाई, सेलिंग प्राइस थी 30 लाख, फेयर वैल्यू आपको 27 लाख गिवन है, तो आपके बुक्स में क्या आ जाएगी, FL फाइनेंशियल लायबिलिटी। डिफरेंस कितना आएगा, 3 लाख का फाइनेंशियल लायबिलिटी आ जाएगा। फिर आप कैलकुलेट करोगे लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी में एनुअल लीज पेमेंट कितना है, 2 लाख रुपए, 20 साल तक पेमेंट करना है, 2 लाख 20 साल तक पेमेंट करना है और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 12% से। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालो, है ना, तो आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालना, जो भी आपका 20 साल के हिसाब से 12% के लिए आ जाएगा। और जो आपकी ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी आई ना दोस्तों, इसको लेस करना पड़ेगा, लेस 3 लाख और 2 लाख के हिसाब से, तो टोटल आ जाएगा 11,93,880 रुपए। ये आपकी क्या हो जाएगी, लीज लायबिलिटी डे 1 पर। अब आप निकालोगे कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफ असेट, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी 15 लाख है और फेयर वैल्यू आपकी 27 लाख है और इसमें से लीज पेमेंट जो आपने निकाला उसको इंटू कर दो तो आपकी आ जाएगी कैरिंग अमाउंट। अब आप निकाल लो प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने की है, 27 लाख की फेयर वैल्यू है। 27 लाख की फेयर वैल्यू है बिल्डिंग की और 15 लाख में आपने बेच दी, सॉरी 15 लाख उसकी कैरिंग अमाउंट है, कितना लॉस आएगा, 27 लाख आज की फेयर वैल्यू है और कैरिंग अमाउंट कितने की है, 15 लाख, तो कितने का प्रॉफिट ऑन लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल आएगा। हाँ, क्योंकि आज 15 लाख की जो आपकी बुक्स में बिल्डिंग आ रही है उसको आप बेचने जाओगे तो 27 लाख तो मिल रही है, तो 12 लाख का तो ये हो गया प्रॉफिट। लॉस कितना हो जाएगा, 11 लाख आपका क्या था दोस्तों, लीज पेमेंट, 11 लाख तो आपको लॉस लीज पेमेंट करना है और साथ ही साथ उस एसेट की वैल्यू कितनी आ रही है, कैरिंग अमाउंट प्रोपोर्शनेट 6,63,000। तो आप इसमें से इनका डिफरेंस निकाल लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5,30,160। ये आपका आ गया प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को आप कहां पे रिकॉग्नाइज कर दोगे, सेलर लेसी की बुक्स में। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 30 लाख, क्योंकि 30 लाख में बेची भाई, फेयर वैल्यू थी 27, बेचा तो आपने 30 में था। राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट आपका स्टेप नंबर 4 आ गया था, है ना। और उसके बाद आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी 3 लाख का आया था, लीज लायबिलिटी 11,93,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अभी पिछले स्टेप में आ गया और 15 लाख की पीपी थी कैरिंग अमाउंट, तो वो भी आप लिख दो। तो आपका ओवरऑल आपका पूरा एंट्री सेट ऑफ हो जाएगा। आप टोटल करोगे तो ये सारे अमाउंट्स बराबर आएंगे। बायर लेसर की बुक्स में क्या आ जाएगा, पीपी अकाउंट डेबिट 27 लाख टू कैश बैंक 30 लाख, 3 लाख का फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी किसकी बुक्स में आया,
लेसी की बुक्स में, तो लेसर की बुक्स में क्या आएगा, फाइनेंशियल एसेट, सिंपल। बायर लेसी विल कंसीडर द लीज एज एन ऑपरेटिंग लीज एज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट्स हाउ द क्वेश्चन गेट्स ओवर। और इसी के साथ इंड एस 116 की हमने सारी वैरायटी कवर कर ली। सर लेकिन हमें तो बिलीव नहीं हो रहा है, हमें जब बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं क्या दिखाऊंगा आपको, मैं दिखाऊंगा आपको एचडी क्वेश्चन बैंक। एचडी क्वेश्चन बैंक में आप आ जाओ चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 अगर मैं बात करूं आपसे तो ये देखो, चैप्टर 7 में क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका सेम मॉड्यूल का क्वेश्चन है जिसमें लेसर की बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है और आपसे वो पूछ रहा है बताओ ये फाइनेंशियल लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, और कैलकुलेट करने को बोला है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। सेम क्वेश्चन जो अपन ने अभी किया था फाइनेंस लीज वाला, सिमिलर क्वेश्चन है ना। इलस्ट्रेशन नंबर, एक सेकेंड ना मैं आपको बता ही देता हूं, मैपिंग भी करा देता हूं। मॉड्यूल का आपका इलस्ट्रेशन नंबर 38 अगर आप देखोगे तो इलस्ट्रेशन 38 आपका मॉड्यूल का है, और आपके सीए फाइनल का जनवरी 21 में ये क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स में। आसान क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लोगे, कंसेप्ट जो अपन ने पढ़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आराम से आप कर सकते हो। और ये ट्रांजिशन वाला उस पे है, ट्रांजिशन वाला ये सिर्फ रीड कर लेना तो कोई दिक्कत नहीं, ये कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको आप आओगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में सेलर लेसी सेल्स अ बिल्डिंग टू मार्च बायर लेसर, सेम क्वेश्चन जो अभी अपन ने लास्ट में किया। अपन ने सबसे लास्ट में क्वेश्चन कौन सा किया दोस्तों, सेल्स एंड लीज बैक वाला। जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन किया दोस्तों वही वाला क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ गया था एग्जाम में, एंड दैट वाज इलस्ट्रेशन नंबर 45। इलस्ट्रेशन 45 आपका मॉड्यूल का सिमिलर है, आप इसको कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2020 में 8 नंबर का, तो अभी भी आ सकता है, ठीक है। देन आपका होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 आपके बुक्स में, और ये सेम क्वेश्चन दिसंबर 21, ये इन द बुक्स ऑफ लेसी, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था तो आप वहां से देख सकते हो। लेसी की बुक्स में आपको ये बताना था कि रीमेजरमेंट ऑफ लीज, और ये सेम क्वेश्चन मई 24 में आया था। अभी सीए फाइनल की जो एग्जाम गई उसमें मई 24 में भी आया था, तो सिमिलर क्वेश्चन ये भी आप कर सकते हो। ये पीडीएफ में अटैच कर दूंगा मेरी गूगल ड्राइव की लिंक पर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका मई 24 वाला मैंने पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन। हाँ, एक ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये क्वेश्चन था मॉडिफिकेशन का, मॉडिफिकेशन इन द बुक्स ऑफ लेसी। ये क्वेश्चन आया था नवंबर 2022 में 8 नंबर का। ये क्वेश्चन भी सेम है जो अपन ने मॉड्यूल का किया हुआ है, और मैं बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन था वो भी मैं आपको बता देता हूं, नवंबर 22 वाला। जस्ट अ मोमेंट, ये देखो, एक तो मई 24 वाला इलस्ट्रेशन 34 अपन ने डिस्कस कर लिया था, और ये देखो क्वेश्चन नंबर 6000 से कितना हो जा रहा है, 3000 हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट जैसे ही बेटा ये हाफ हो जाएगा, ये देखो इलस्ट्रेशन 35 सिमिलर टू नवंबर 22, ये मैंने आपको बोला भी है। तो ये सिमिलर टू नवंबर 22 वाला जो क्वेश्चन है ये आपका नवंबर 22 में आया था 8 मार्क्स में। तो ये भी जितने पास्ट में जब से ये इंडिया हमारे देश में लागू हुआ है, इंडियस ये कौन 116 लीजेस कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2019 से, वहां से लेके आज तक में जितने एग्जाम में क्वेश्चन है सारे कवर कर लिए, मॉड्यूल के मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। अब की बार एफआर में अपने को 60 से 70 नंबर लाने हैं, और उसके लिए मैंने आपको सिंपल स्ट्रेटजी बोली है। मेरा रिवीजन वीडियो आप देख लो पूरा 2 बार, और जितने क्वेश्चन मैंने कराए उनको लिख कर लीजिए, आपको एफआर में बहुत अच्छे से आ जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरे, आप आराम से इस वीडियो को देखना, 2 बार देखना और सॉल्व करना। और साथ ही साथ जो कंसेप्चुअल रिवीजन वीडियोस आ रहे हैं, कंसेप्ट्स, जैसे कल मैंने आपको एक इंडिया 28 का वीडियो भेजा था, 8 मिनट्स में पूरा एसोसिएट की अकाउंटिंग मैंने डिस्कस कर दी। उसका एक एग्जॉस्टिव रिवीजन भी आएगा, बट कंसेप्चुअल रिवीजन भी आ जाएगा। अब उसमें धीरे से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के भी रिवीजन्स आएंगे। चलिए, तब तक के लिए आप पूरा इंडियस 116 खत्म कर लीजिए। मैंने आपको रेवेन्यू वाला इंडियस 115 पूरा करा दिया, बिजनेस कॉम्बिनेशन 103 करा दिया, 102 ऑलरेडी आपका हो चुका है। इसके बाद 116 का सेकेंड पार्ट भी आज हो गया है। तो आप पढ़ाई कीजिए, आपका भाई आपके साथ है नवंबर तक। डोंट यू वरी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। बाय, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पर।